दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं व्यय विधि को समझने वाले हैं। ये हमारा क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का यहाँ पर चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। तो इसमें हमने व्यय उत्पादन विधि कर लिया था। आपने पहले अगर वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली तो देख लें, उसमें हमने कर लिया था। अब हम व्यय विधि को देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है व्यय विधि को कैसे हम इसकी गणना करते हैं, व्यय विधि का यूज करके हम कैसे जो है राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो देखते हैं प्रथम चरण। यहाँ पर कुछ चरण दे रखे हैं। पहला चरण हमारे पास है प्रथम चरण। ये कह रहा है कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी यहाँ पर क्या है, बाजार कीमत पर मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब सकल का मतलब हो गया जी, यहाँ पर क्या हो गया, सकल का मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर सकल का मतलब क्या हुआ। सकल देखिए, बाजार कीमत पर सकल का मतलब होता है जी, तो यहाँ पर आपको जी लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जी डी, यहाँ पर से सकल का मतलब जी हो गया, घरेलू का मतलब डी होता है, उत्पाद का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे पी। ठीक है, जीडीपी यहाँ पर क्या हो गया, ये जीडीपी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और किस पर है, मार्केट प्राइस पर है, बाजार कीमत पर है, तो एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी हमारा ये बनकर तैयार हो गया। क्या बन गया हमारा, जीडीपी, ये एमपी बन गया, जीडीपी एमपी। तो यहाँ पर आ गया ये जीडीपी एमपी। तो यहाँ पर जीडीपी एमपी बन गया। अब हमें ये कैसे निकालना है, ये क्या होता है हमारा, राष्ट्र सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, अब इसको व्यय विधि में कैसे निकालते हैं। हमारी जो मूल्य वृद्धि विधि थी यानी उत्पादन विधि थी, उसके अंदर हमने कैसे निकाला था, उसके अंदर जो निकालने के लिए हमने जो है प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को जोड़ दिया था, जिससे कि हमारी ये विधि निकल के आ गई थी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब प्रथम चरण में व्यय विधि में क्या करेंगे कि यहाँ पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में हम निजी अंतिम उपभोग व्यय, जितना भी निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय, उसमें हम सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात और निवल निर्यात, ये सारी चीज़ें जोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक जीडीपी मिलेगा, सकल घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त होगा व्यय विधि में। देखिए, व्यय विधि का मतलब क्या है कि व्यय कैसे व्यय होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, कि यहाँ एक परिवार है वो क्या करता है, निजी रूप से उपभोग करता है। ठीक है, एक कस्टमर है, क्या करे, वस्तुएं खरीदेगा, तो वो क्या करेगा, निजी रूप से उपभोग करेगा। ठीक है, उस पर व्यय होगा। सरकारी अंतिम उपभोग है, सरकार क्या करती है, अंतिम रूप से उपभोग पर व्यय करती है। उसके बाद सकल घरेलू निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण मतलब कि कोई व्यापारी है वो क्या करेगा, वस्तुएं खरीदेगा, मशीनें खरीदेगा, तो यहाँ पर उसका निर्माण होगा, यहाँ पर वो चीज़ है ये। और शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात यानी शुद्ध निवल निर्यात, जो कि हमने निर्यात किया गया है, निर्यात किया है। निर्यात मतलब कि क्या है, हमने आयात नहीं किया है, निर्यात किया है, निवल निर्यात, शुद्ध निर्यात। ठीक है, तो वो आना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा चरण है इस विधि के अंदर, बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी बाजार कीमत पर, अब क्या बन गया, ये बाजार कीमत में निवल घरेलू उत्पाद बन गया। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है कि आपको अगर निकालना है जीडीपी व्यय विधि के द्वारा, तो सरकार द्वारा यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता जो व्यय करेगा उसका व्यय, सरकार का व्यय, इन्वेस्टमेंट जितनी भी हमने इन्वेस्ट किया है, जो पूंजीगत पूंजी संपत्ति बनाई है, इन्वेस्टमेंट होता है, और यहाँ पर एक्स माइनस एम यानी निर्यात माइनस आयात। ठीक है, कि यहाँ पर निर्यात माइनस आयात ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये निकल के आएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमने क्या यहाँ पर मूल्यह्रास घटा दिया, तो हमारे पास ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है कि हमारे पास पहले था जी डी पी एम पी, एम पी जी डी पी एम पी था। अब इसके अंदर से हमने मूल्यह्रास घटा दिया।
मूल्यह्रास घटा दिया तो इससे क्या होता है, मूल्यह्रास घटाने से बताओ जल्दी से कमेंट करके कि कौन सा यहाँ पर चेंज होगा। मूल्यह्रास घटाने से हमारा, जब भी हम मूल्यह्रास घटाते हैं या डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो हमारा जी चेंज होता है, यानी जिसके ये शकल है, ठीक है, शकल है मतलब पूरा का पूरा है, तो इसके अंदर मूल्यह्रास मेरा जुड़ा हुआ है। शुद्ध बनाना है तो हमें क्या करना है, अब देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, मैंने जो ट्रिक बता रखी है उसी ट्रिक का हम यूज दोबारा से करेंगे और अब हम निकालेंगे। अब हमें ये सारे स्टेप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आपने जो है इससे पिछली वीडियो और उससे भी पिछली वीडियो देखी है, उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे जो है किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनका यूज करके, ठीक है, तो वो मैंने बताया है। तो चलिए उसी का यूज करेंगे और यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर NFIA जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ये हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक पेज लेते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, आपको हमेशा जो है ये यहाँ पर ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी अगर आप बात करें GDP निकालने के लिए, GDP, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्यय विधि। कौन सी विधि है हमारी, व्यय विधि है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी व्यय विधि का यूज कर रहे हैं। तो GDP निकालने के लिए MP प्राइस पर GDP हम निकालने के लिए क्या करेंगे, GDP निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि मैंने बताया था, C प्लस जो है G+I+X-M, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, ये हमारा यानी उपभोक्ता वर्ग व्यय करेगा वो जुड़ेगा, सरकार व्यय करेगी वो जुड़ेगा, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं मशीन खरीदता है, अपने जो है बिजनेस पर लगाता है तो वो उसका जुड़ेगा, और आयात निर्यात जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ निर्यात में से आयात माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये जुड़ेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है GDP है। अब इसको कैसे चेंज करना है, हमें क्या बनाना है, NNP और FC, हमें चाहिए राष्ट्रीय आय क्या होगी, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, NNPFC बनाना है। तो देखो सबसे पहले मैच करो इसको, यहाँ पर क्या है, N है और ये G है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये शुद्ध है, इसके और ये शुद्ध अशुद्ध है, मतलब इसमें डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ है, इसमें डेप्रीसिएशन नहीं जुड़ा है। तो इसमें जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये GDP MP लिख दिया। अब हम यहाँ पर देखिए इसको सेम बनाना है, इसके अंदर यहाँ पर ये कब इक्वल होगा, यहाँ पर हमें सेम बनाना है। तो GDP के अंदर यहाँ पर G के अंदर डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ है और इसके अंदर नहीं जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से यहाँ पर माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, तो डेप माइनस कर दिया तो हमारा ये वाला जो G है N बन गया, ठीक है। अब सोच लीजिए मन में कि N बन चुका है ये, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा हुआ था, हमने घटा दिया, तो ये यहाँ पर ये इसके बराबर हो गया, G N के बराबर हो गया, मतलब ये N ही एक तरह से हो गया। अब हमारा बीच वाला चेंज करते हैं, D को N में, तो NFIA यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे, ये N है, NFIA मतलब नेशनल इनकम, NFIA जुड़ा हुआ है इसमें और इसके अंदर नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि घरेलू है, ठीक है, एक घरेलू सीमा के अंदर की ये यहाँ पर व्यय हुआ है, तो इसमें NFIA नहीं जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे, NFIA जोड़ेंगे, NFIA जोड़ दिया हमने। उसके बाद हमारा आएगा P सेम है, FC ये आएगा हमारा। इसमें क्या होता है कि ये शुद्ध है, इसमें कोई भी कर नहीं जुड़ा है, टैक्स नहीं जुड़ा है, लेकिन इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है तो इसमें माइनस करेंगे NIT नेट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, नेशनल इनकम हमारी निकल के आ गई है फैक्टर कॉस्ट पर। तो अब हम चलते हैं जरा फॉर्मूले की तरफ, यहाँ पर क्या हमें दे रखा था वो हम देख लेते हैं। तो ये हम देखते हैं क्या क्या दे रखा था। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे पास MP था, GDP MP, उसमें से मूल्यह्रास घटाया
तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल चुका है बाजार कीमत, सकल घरेलू बाजार कीमत पर यहाँ पर ये सकल घरेलू उत्पाद हमें मिल चुका है। ठीक है, हमें ये मिल गया। द्वितीय चरण में हमने मूल्यह्रास घटा दिया। अब यहाँ पर निवल मिल चुका है, देखिए निवल मिल चुका है, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब हम बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद में से हम नेट माइनस करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नेट माइनस करेंगे। ठीक है, नेट हमारा माइनस हो गया, नेट माइनस कर दिया। उसके बाद हमारा क्या है, चौथा स्टेप होता है कि हमें NFIA को जोड़ना है, NFIA को जोड़ना है। तो NFIA हमने जोड़ दिया, यहाँ पर NFIA जोड़ दिया, ये रहा, देख सकते हैं। तो NFIA हमने जोड़ दिया। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय आय निकल आएगी। तो देखिए, विदेशों से प्राप्त आय विदेशों को गई आय, तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो बस इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि हमारी GDP कैसे निकलती है। तो पहले में हमारी GDP कैसे निकलती थी, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र को जोड़ के जो है पहली विधि थी उत्पादन विधि, उसके अंदर वैसे निकलती थी। लेकिन यहाँ पर जो व्यय विधि है, इसके अंदर हमें उपभोक्ता, सरकार, इन्वेस्टर और यहाँ पर निर्यात को जोड़ करके जो है पूरी राष्ट्रीय व्यय जो है हमारा निकलता है। यहाँ पर घरेलू व्यय निकलता है, यानी GDP MP निकलता है। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, विदेशों से शुद्ध साधन आय NFIA। ठीक है, विदेशों से प्राप्त निवल शुद्ध साधन आय। अगर आप मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिख पाएंगे, ऐसे तो हिंदी में बहुत पढ़ना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया था कि कैसे आपको इसको लिखना है। विदेशों से प्राप्त निवल, पहली बात है निवल, मतलब निवल के मतलब शुद्ध N। उसके बाद निवल साधन, साधन मतलब घरेलू। ठीक है, साधन आय, तो साधन आय मतलब फैक्ट, साधन आय मतलब क्या होता है, निवल शुद्ध साधन आय। कि हमें यहाँ पर इस तरह से इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, NFIA का इस फुल फॉर्म है और इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पर जो विदेशों से जो प्राप्त हुई है, यानी विदेशों से साधन आय प्राप्त हुई है, शुद्ध साधन आय प्राप्त हुई है, वो NFIA है हमारी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद देखिए, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त आय तथा विदेशों को दी गई साधन आय के बीच के अंतर को विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय कहते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर दो देश हैं, यहाँ पर A और B देश हैं, ठीक है, यहाँ पर A देश का व्यक्ति जाकर B देश के व्यक्ति में, मतलब B देश में काम करता है, उसके बाद ये जब पैसा भेजता है यहाँ पर अपने देश में, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक विदेश से, यहाँ पर क्या हो रहा है कि A से पैसा गया B के पास, A देश से B के पास गया, उसके बाद B देश से पैसा आया A के पास। ठीक है, अब मान लीजिए A देश, इस वाले देश से यहाँ पर पैसा गया, यहाँ पर 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ गया, लेकिन यहाँ से जब पैसा आया, लेकिन वहाँ से पैसा आया सिर्फ यहाँ पर क्या है, 60 करोड़ आया, 60 करोड़ आया CR। ठीक है, 60 करोड़ आया। तो मतलब विदेशों से आया कितना, 60 करोड़। विदेशों को गया कितना, विदेशों को गया कितना, मैंने विदेश को गया कितना, कितना गया है, A से B को कैसे कितना गया, 50 गया। तो यहाँ पर 10 करोड़ CR का फ़ायदा हो गया A देश को। ठीक है, अपने देश को फ़ायदा हो गया। मान लीजिए भारत देश है, तो यहाँ पर इसको फ़ायदा हो गया इस देश को। और यहाँ पर क्या, क्योंकि इसने निर्यात ज़्यादा किया है, निर्यात जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें पैसा उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये जो 10 करोड़ है हम अपने GDP में जोड़ देंगे, तो जिससे राष्ट्रीय आय हमारी बन जाएगी, वही हमें बता रखा है। और इस GDP के अंदर से हमें शुद्ध निकालना है, मतलब शुद्ध मतलब डेप्रीशिएशन को माइनस करना है, इसके अंदर डेप्रीशिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कर्मचारियों का निवल पारिश्रमिक होगा, परिसंपत्ति तथा उद्गम वृत्ति से निवल आय, और विदेशों से निवासियों कंपनी शुद्ध जो है प्रतिधारी आय। तो यहाँ से हमें 3 स्टेप याद रखने हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक,
कि कर्मचारियों से पारिश्रमिक मिला हो, ठीक है, कर्मचारी यहाँ से जा कर के यहाँ पर काम करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर हमें प्राप्त होती है आय। उसके बाद परिसंपत्ति या उद्गम वृत्ति से निवल आय, यानी इसकी परिसंपत्ति, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, भारत का व्यक्ति है और यहाँ पर परिसंपत्ति बना लेता है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर अपने देश को आय होगी, ठीक है, यहाँ पर आएगा, ये पैसे भेजेगा, तो यहाँ पर क्या है, इस व्यक्ति ये पैसे भेजेगा तो हमारे देश को लाभ होगा, तो यहाँ पर ये ये NFI हो सकता है, होता है। उसके बाद विदेशों से निवासी कंपनियों को शुद्ध प्रतिधारी आय, यानी विदेशों से निवासी कंपनी को शुद्ध प्रतिधारी आय, यानी विदेशों से निवासी कंपनी जो यहाँ विदेश से आई है और भारत में रहती है और यहाँ पर काम करती है, निवासी कंपनी है, शुद्ध प्रतिधारी आय, यानी वहाँ से शुद्ध आय प्राप्त होती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा आता है चालू हस्तांतरण, कहता है वह गैर अर्जित आय जो देने वाले यानी डोनर, ठीक है, देने वाले यानी डोनर के चालू आय में से निकाला जाता है, यानी वो क्या होता है, अर्जित आय जो देने वाले डोनर चालू खाते के यानी चालू आय में से निकाला जाता है और प्राप्त करने वाले जो है रिसिपेंट जो होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि चालू आय में जोड़ा जाता है, इसे चालू हस्तांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर चालू हस्तांतरण मतलब क्या है कि जो पैसा दे रहा है उससे पैसे लेना और लेकर के जिसको पैसे लेने हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, वो चालू हस्तांतरण कहलाता है। पूंजी हस्तांतरण क्या होता है, वह गैर होगा यहाँ पर कि अर्जित आय जो देने वाले के धन तथा पूंजी से निकलता है, यानी अर्जित आय है एक प्रकार की जिसमें कि जो धन देने वाला है और उसकी पूंजी से निकलता है तथा प्राप्त करने वाले के धन तथा पूंजी में शामिल होता है, ठीक है, पूंजी में शामिल होता है, उसे पूंजीगत हस्तांतरण कहते हैं, ठीक है। तो देने वाले इसका मतलब ये है कि पूंजीगत हस्तांतरण हो गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ से इस व्यक्ति को इस फैक्ट्री वाले को, यहाँ पर ये मान लीजिए व्यक्ति इसकी फैक्ट्री है और यहाँ से इसने इस फैक्ट्री से कुछ सामान खरीदा उत्पादन के लिए, ठीक है। अब इसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ से कुछ मशीनें इस फैक्ट्री को दे देगा पैसे के रूप में, ठीक है, यानी मशीनें दे दी कि हमारे पास पैसे नहीं है, मशीनें ले लो, तो ये पूंजीगत हस्तांतरण है। अगर पैसे होते तो यहाँ पर ये व्यक्ति इस फैक्ट्री वाले व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता, ठीक है, अपने चालू खाता से निकाल के ये दूसरे के करंट अकाउंट में डाल देता, ठीक है, अपने करंट अकाउंट से निकाल के। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता पैसा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, अभी इसके पास पैसा नहीं है तो यहाँ पर ये अपनी मशीनें बेच रहा है, जो वस्तुएं हैं वस्तुओं को दे रहा है, तो ये वस्तुएं देंगे तो हस्तांतरण हो गया, पूंजीगत हस्तांतरण। लेकिन अगर कोई पैसा देगा तो वो चालू हस्तांतरण है। तो चलिए अभी आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये दो विधियाँ हमने पढ़ ली हैं, तो दोनों विधियों को देखेंगे हम कौन कौन सी विधियों में हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, कौन कौन सी क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो सावधानी है, मूल्य वृद्धि विधि में जो है दोहरी गणना की समस्या आ जाती है, ठीक है, डबल गिनती हो जाती है। उसके बाद वस्तुओं के पुनः विक्रय को सम्मिलित नहीं करते, यानी दोबारा से वस्तु की बिक्री हो तो उसे सम्मिलित नहीं करते हैं। उसके बाद यानी ये स्व उपयोग, यहाँ पर क्या होता है, अंतिम वस्तु के उपभोग को मतलब अंतिम वस्तु का जो मूल्य होता है उसे ही सम्मिलित किया जाता है, पुनः विक्रय को शामिल नहीं किया जाता। के लिए उत्पादित वस्तु को सम्मिलित किया जाता है, यानी स्व उपयोग के लिए, जो स्व उपभोग के लिए यूज होती हैं, कि आपने अगर एक कोलगेट भी खरीदा है तो उसका अंतिम जो वस्तु है तो उसे हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक दुकानदार है, ठीक है, यहाँ पर एक दुकानदार है और ये आप हैं, ठीक है। आपने क्या करा, बाजार से क्या करा, आपने आटा खरीदा, ठीक है। ये दुकानदार इसने भी आटा खरीदा और आटे से इस आटे का यूज करके इसने बिस्कुट बनाए, ठीक है, बिस्किट बना दिए
और बिस्किट बना के इसने आगे किसी को बेच दिए। लेकिन आपने आटा खरीदा, ठीक है, आटा खरीद के आपने रोटियां बनाई और रोटियां बनाने के बाद आपने स्वयं उसको खाया। तो इसका मतलब है आपने सीधा उपभोग किया है, ठीक है, आपने उपभोग के लिए खुद के लिए खरीदा उपभोग के लिए, लेकिन ये आटा यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी, क्योंकि और मध्यवर्ती वस्तुओं को हम यहाँ पर मूल्य वृद्धि विधि में आय में कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। आय विधि की बात करें तो आय विधि में हम देख लेते हैं, हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं किया जाता। हस्तांतरण आय का मतलब हो गया कि हस्तांतरण आय जैसे कि कोई यहाँ पर परिवार, मान लीजिए हस्तांतरण आय मतलब ही यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है और इसके पापा हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो पापा हैं अपने बेटे को कुछ पैसा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पैसा देते हैं खर्च करने के लिए। तो यहाँ पर जो पैसा देते फीस के लिए मान लेते हैं पैसा देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक हस्तांतरण आय है और ये बेटा जो है उनके उसके बदले में अभी कुछ भी नहीं दे रहा है अपने पिता को। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया एक हस्तांतरण है, एक तरफा है, या फिर कोई गिफ्ट देते हैं तो वो हस्तांतरण हो जाएगा। उसके बाद आता है पूंजीगत लाभ को सम्मिलित नहीं करते। जो पूंजीगत लाभ होता है उसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट को शामिल नहीं करते हैं। यानी स्वउपभोग उत्पादित वस्तु से उत्पन्न आय को सम्मिलित करते हैं। स्वउपभोग उत्पादित वस्तु से, यानी जो स्वउपभोग की उत्पादित वस्तु से उत्पन्न आय है, ठीक है, यानी जैसे कि आपने आटा खरीदा तो आटा आपके उपभोग के लिए है, तो जितनी बाजार कीमत आपने आटे की दी है, जितनी कीमत आटे की होगी वही उस वस्तु के उत्पादन यानी अंतिम वस्तु होगी उसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आता है उत्पादकर्ता द्वारा प्रस्तुत मुक्ता, यानी प्रस्तुत मुक्त सेवाओं को सम्मिलित करते हैं। तो प्रस्तुत मुक्त सेवाओं को सम्मिलित करते हैं, ठीक है, उत्पादकर्ता द्वारा प्रस्तुत मुक्त सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो मुक्त सेवाएं होती हैं तो आय विधि में, यानी कह रहा है मुफ्त सेवाओं को सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर ये सावधानी रखनी है कि मुफ्त सेवाओं को सम्मिलित किया भी जाता है, तो ये आपको बचना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो है आपको सावधानी रखनी है, मुफ्त सेवाएं जो होती हैं उनको सम्मिलित नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आय में आपको मुफ्त वाली बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब व्यय विधि की बात करते हैं, मध्यवर्ती व्यय को सम्मिलित नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि वस्तुएं दे रखी होती है, क्वेश्चन आता है तो बड़ा सा क्वेश्चन होता है और उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे रखी होती हैं। तो व्यय विधि है, यहाँ पर व्यय विधि क्या होती है, मध्यवर्ती व्यय को सम्मिलित नहीं है करता, ठीक है, यानी मध्यवर्ती व्यय सम्मिलित नहीं होता। पुनः विक्रय वस्तु पर, यानी यहाँ पर क्या है, पुनः विक्रय और यहाँ पर साथ में यहाँ पर रूप को सम्मिलित नहीं किया जाता, दोबारा से बेचेंगे तो सम्मिलित नहीं होगा। वित्तीय परिसंपत्ति पर व्यय सम्मिलित नहीं होता, वित्तीय परिसंपत्ति जो हमारे पास है उस पर व्यय करता है कोई तो वो सम्मिलित नहीं होगा। हस्तांतरण भुगतान सम्मिलित नहीं, भुगतान का त्याग होता है, यहाँ पर हस्तांतरण भुगतान भी सम्मिलित नहीं होगा। जीडीपी का स्वरूप दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी, ठीक है। वास्तविक मतलब कि यहाँ पर जीडीपी का संबंध सिर्फ वास्तविक रूप से, मतलब वास्तविक में क्या होगा, यहाँ पर से साधनों से होगा, वस्तुओं के उत्पादन से होगा। लेकिन जीडीपी में यहाँ मौद्रिक का मतलब है यहाँ पर पैसे से होगा, मुद्रा से मतलब होगा जीडीपी का, ठीक है। और वास्तविक जीडीपी हम यहाँ पढ़ लेते हैं, एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में, ठीक है, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का यदि मूल्यांकन आधार एक वर्ष की कीमतों और स्थिर कीमतों पर किया जाता है तो उसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंतर्गत जब हम सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर उसे सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पर वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन एक वर्ष के अंदर करना होता है। कहता है इससे कीमत का सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। यह केवल उत्पाद मात्रा में, यहाँ पर उत्पादन मात्रा में परिवर्तन करने के कारण परिवर्तित होता है। इसे
आर्थिक विकास का एक सूचक माना जाता है, आर्थिक विकास का सूचक भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मौद्रिक जीडीपी क्या होता है। एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का यदि मूल्यांकन चालू वर्ष के आधार पर किया जाए तो यहाँ पर तो उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, वस्तु एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनाई गई हैं, मतलब एक वर्ष, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक वर्ष के अंदर, यानी एक वर्ष ये है, तो एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनाई गई हैं उनका जो है उपभोग किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन करेंगे, वो भी चालू वर्ष में। चालू वर्ष, यहाँ पर क्या है, चालू वर्ष। अगर चालू वर्ष के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन एक वर्ष के अंतर्गत किया जाता है तो उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। और अगर यहाँ पर जो है आधार वर्ष के आधार पर जब वस्तु और सेवाओं का मूल्यांकन एक वर्ष के अंतर्गत किया जाएगा उसे वहाँ पर वास्तविक जीडीपी कहेंगे। तो आई होप समझ आ गया आपको, वही सब लिखा हुआ है। इसे चालू कीमत पर यानी चालू कीमतों पर जीडीपी भी कहा जाता है। कहते हैं यह उत्पादन मात्रा और कीमत स्तर दोनों में परिवर्तन प्रभावित करता है। इसे आर्थिक विकास का एक सूचक नहीं माना जाता, लेकिन ये आर्थिक विकास का सूचक नहीं था, वास्तविक जीडीपी आर्थिक विकास का सूचक है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण। सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण, तो सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण, सामान्य सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो यहाँ पर क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो सकल घरेलू उत्पाद है जो कि हमारा जीडीपी है, और एक कल्याण होता है जैसे कि आर्थिक सहायता हो गई, इस तरह से कल्याण करते हैं, समाज भलाई करते हैं समाज की, वो चीज़ है। तो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष संबंध होता है, एक सीधा संबंध होता है। यहाँ पर उच्चतर जीडीपी का अर्थ है, यहाँ पर उच्चतर जीडीपी का अर्थ क्या होगा, वस्तुओं एवं सेवाओं का के अधिक उत्पादन का होना। इससे उच्चतर जीडीपी का मतलब होगा जब बहुत ज़्यादा जीडीपी आ जाती है, जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी जीडीपी का स्तर बढ़ जाता है, जीडीपी ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन का स्तर जो है हमारे देश में बढ़ चुका है। इसका तात्पर्य ये है कि वस्तु एवं सेवाओं की यानी अधिक उपलब्ध हो गई हैं, परंतु इसका अर्थ ये है कि ये निचला अर्थ होगा कि लोगों का कल्याण पहले से अच्छा है। अब इसका ये भी अर्थ हो गया कि यानी जीडीपी अच्छी है तो लोगों का कल्याण भी अच्छा हो रहा है, ज़्यादा उत्पादन हो जाए, ज़्यादा लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी इंडिकेट करती है जीडीपी। ठीक है, तो ये जीडीपी के बारे में इसे पढ़ सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह निकलता है कि लोगों का कल्याण पहले से अच्छा है। आवश्यक नहीं है कि यहाँ पर आवश्यक नहीं, दूसरे शब्दों में जीडीपी का तात्पर्य लोगों के कल्याण में वृद्धि का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये जरूरी भी नहीं है कि जीडीपी के कल्याण से, यानी जीडीपी अगर बढ़ेगा तो वास्तविक रूप से लोगों का कल्याण ही होगा, लेकिन एक तरह से इंडिकेट करता है कि अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो लोगों का कल्याण हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य लोगों के भौतिक सुख यानी सुविधाओं से है। यह अनेक आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक कारक जैसे कि राष्ट्रीय आय, उपभोग का स्तर आदि, और गैर आर्थिक कारक जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, कानून व्यवस्था, सामाजिक जो है अशांति आदि। वह कल्याण जो कि आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है उसे आर्थिक जो है कल्याण, तथा जो गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है उसे जो है गैर आर्थिक कल्याण कहा जाता है। तो सीधी सी बात बता रखी है कि ऐसा कारक जो कि आर्थिक कारकों पर निर्भर करेगा उसे आर्थिक कल्याण कहेंगे, और जो आर्थिक कारणों पर निर्भर नहीं करेगा उसे गैर आर्थिक कारण कहेंगे। और यहाँ पर जो है आर्थिक कारण के बारे में बताया है, आर्थिक कारण का निर्भर करता है। आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आर्थिक कारक क्या हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं आर्थिक कारक जैसे कि राष्ट्रीय आय, ठीक है, उपभोग का स्तर क्या है, और गैर आर्थिक कारक क्या हो सकते हैं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, कानून व्यवस्था, सामाजिक अशांति। ये गैर आर्थिक कारण होते हैं कुछ। ठीक है,
दोनों के योग को सामाजिक कल्याण कहा जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर गैर आर्थिक और आर्थिक कारण दोनों का योग कर लेंगे तो उसे सामाजिक कल्याण कहेंगे, समाज में कल्याण हो रहा है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। दोनों में अर्थात जीडीपी एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध है, परंतु यह संबंध निम्नलिखित कारकों से अब यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर निम्नलिखित कारणों से एवं अधूरा है, यानी यह पूरा नहीं है, अधूरा है। ठीक है, जीडीपी को आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में सीमित निम्न है, सीमाएं जो है निम्न है। तो यहाँ पर कुछ सीमाएं दे रखी हैं कि जीडीपी के रूप में आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में जो है, जीडीपी जैसे कि आर्थिक कल्याण का सूचक है, यानी जीडीपी हमें बताता है कि क्या चीज़ है। जीडीपी अगर बढ़ेगा तो हम सोचेंगे कि हमारे देश में रोजगार बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, देश की आय बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो रहा है, रहन सहन सही हो रहा है, जो हमारी देश की स्थिति बेहतर हो रही है पहले से, ये हम इंडिकेट करता है जीडीपी के बढ़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बता रखा है आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में सीमाएं निम्न है। तो मतलब कुछ सीमाएं हैं, इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं वो देखते हैं। बाह्यताएं की बात की गई है पहले। बाह्यताएं मतलब इसके तात्पर्य व्यक्ति द्वारा, यानी व्यक्ति या फर्म द्वारा की गई उन क्रियाओं से होता है जिनका बुरा असर, यानी बुरा या जो है असर पड़ता है, प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति या फर्म कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिससे कि दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई फर्म या व्यक्ति है, वो क्या करता है, ऐसी क्रियाएं करता है जिससे कि बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरे व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस काम के लिए जो गलत काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को जो है असर हो रहा है, उससे जो है प्रभाव पड़ रहा है, उस व्यक्ति के लिए वहाँ पर कोई भी दंडित अपराध नहीं है, उसे कोई भी दंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर कारखाने में कारखाने का कुआं, धुंधा, यानी यहाँ पर धुआं मतलब है क्या है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक फैक्ट्री का मालिक है और वो कोई वस्तुएं उत्पादित करता है, तो यहाँ पर जो है फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकलता है और वो धुआं क्या करता है, आम जनता को परेशान करता है, प्रदूषण को बढ़ाता है और बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक तरफ तो ये व्यक्ति अपना उत्पादन कर रहा है, उसको लाभ हो रहा है, लेकिन साथ ही ये दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, उनके सांस लेने में दिक्कत कर रहा है, पर्यावरण को खराब कर रहा है और इसके लिए इस पर कोई भी रोक टोक नहीं कर रहा है। ठीक है, वही बता रहा है, यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी रोक टोक नहीं करता है, दंडित अपराध नहीं दिया जाता है। तो ये थी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, चलिए अब क्या है, नकारात्मक बाह्यताएं होती तथा फ्लाईओवर का निर्माण जो है सकारात्मक बाह्यताएं हैं। ठीक है, नकारात्मक हो गया, अब ये फ्लाईओवर का निर्माण भी होता है। तो इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट है, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का है। तो अगर आपको जो है क्विक रिवीजन करना है, फटाफट आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखनी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा सीरीज में बना रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जीडीपी की रचना, संरचना, जीडीपी की संरचना क्या है, यदि जीडीपी में वृद्धि युद्ध सामग्री, यानी जीडीपी में वृद्धि युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि के कारण हो, तो यहाँ पर जीडीपी में वृद्धि के कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जीडीपी में वृद्धि इस कारण से हो रही है कि जो है युद्ध हो रहे हैं, देश में युद्ध के सामान बन रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सामान बनाए जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो इसका मतलब है कि जीडीपी के अंदर कोई भी वृद्धि, इतनी वृद्धि हो रही है लेकिन वो सही वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसे वृद्धि हम नहीं कहेंगे, ऐसी चीज़ को हम जीडीपी में वृद्धि को नहीं कहेंगे। ठीक है, जीडीपी का वितरण, जीडीपी में यहाँ पर जीडीपी वृद्धि के कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। क्या मतलब है, कह रहा है कि जीडीपी में वृद्धि के कल्याण में, यानी जो वृद्धि का कल्याण कर रहा है, जीडीपी में वृद्धि के कल्याण में वृद्धि नहीं होगी यदि आय का असमान वितरण है।
यानी अमीर अमीर अधिक अमीर है, यहाँ पर अमीर अधिक अमीर हो जाए और गरीब अधिक गरीब हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप पाया जा रहा है, ठीक है, जीडीपी में वृद्धि हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कि तरक्की हर कोई करता है, हर व्यक्ति करता है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ लोग हैं, ये व्यक्ति है और ये भी व्यक्ति है, ठीक है। अब ये 2 व्यक्ति हैं, ये गरीब व्यक्ति है, यहाँ पर गरीब है और ये अमीर है। यहाँ पर गरीब है, ये अमीर व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, दोनों ही काम करेंगे। लेकिन ये अमीर व्यक्ति है, पैसा ज़्यादा है इसके पास, तो ये सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। इससे क्या होगा, इसकी जीडीपी जो है बढ़ेगी और ये भी काम करेगा तो इससे भी थोड़ी बहुत जीडीपी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये दोनों का वर्क ये जीडीपी जो है जोड़ लेगी और जीडीपी में हो जाएगी वृद्धि, यानी जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होगा, ये अमीर व्यक्ति है, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इसने जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा और गरीब उतना नहीं कर पाएगा। हो सकता है और गरीब हो जाए, ये अगर पैसा लगाए किसी चीज़ में और वो डूब जाए, फिर ये और गरीब हो जाए, तो मतलब हो सकता है, तो ये ऐसा हो सकता है। इसलिए ये गरीब और अमीर का अंतर बढ़ता जाता है, गरीब और गरीब होता है और अमीर होता चला जाता है। अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो जीडीपी का जो है यहाँ पर अच्छा योगदान नहीं है, मतलब जीडीपी का बढ़ना एक जो है अच्छा सूचक नहीं माना जाएगा, ठीक है। गैर मौद्रिक लेन-देन क्या होता है? यहाँ पर जीडीपी कल्याण को बढ़ाने वाले गैर मौद्रिक लेन-देन यानी लेन-देन को शामिल नहीं किया जाता। यानी जीडीपी कल्याण को बढ़ाने वाले गैर मौद्रिक लेन-देन, ऐसे जीडीपी मौद्रिक यानी जिसमें मुद्रा सम्मिलित नहीं होती उसको हम नहीं लेते हैं। ऐसे कारक जो कि जीडीपी को बढ़ा देते हैं, उनको हम सम्मिलित नहीं करते हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, हमारा क्लास जो है 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दोस्तों ये आपको ये सीरीज़ जो है पसंद आई होगी। तो यहाँ पर अगर आपको पसंद आई है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही और वीडियो बनाने का मन करता है और आपको और भी अच्छे तरीके से, अच्छे नए-नए तरीके से पढ़ाने का मन करता है, ताकि आप जो है बेस्ट स्कोर कर पाएँ, अपने जो है एग्ज़ाम में अपना जो है बेस्ट स्कोर कर पाएँ और अच्छे नंबर ला पाएँ। तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, पहली बार हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी अब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अच्छी जो है एजुकेशन प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और वीडियो में।